तो हमारी लास्ट क्लास में क्या बात हुई कि सामूहिक सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के चैप्टर 7 का एक भाग है। उसके अलावा सामूहिक सुरक्षा से अर्थ और सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं या मान्यताएं क्या होंगी, उस पर बात हुई। उसके बाद है कि सामूहिक सुरक्षा की अगर हम बात करें तो जब फर्स्ट विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ उस समय भी सामूहिक सुरक्षा की बात की गई थी, लेकिन क्योंकि राष्ट्रसंघ में सामूहिक सुरक्षा पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई, क्योंकि सामूहिक सुरक्षा के तहत जब किसी आक्रमणकर्ता राष्ट्र के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी हो, सेना भेजनी हो, तो महाशक्तियों का उसमें शामिल होना जरूरी होता है। लेकिन राष्ट्रसंघ के समय ऐसा नहीं हो पाया, महाशक्तियां एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ नहीं आ पाई। इस वजह से वहाँ पे सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था सफल नहीं हो पाई और परिणाम दूसरा विश्व युद्ध हुआ और राष्ट्रसंघ असफल हो गया। राष्ट्रसंघ की तरह ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की बात की गई, लेकिन राष्ट्रसंघ से ज़्यादा प्रभावशाली व्यवस्था है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 1 फर्स्ट आर्टिकल सामूहिक सुरक्षा को मान्यता देता है और फर्स्ट आर्टिकल के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए और शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न हो, इस परिस्थिति में सामूहिक सुरक्षा की भावना से खतरा दूर करके आक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने और न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांति स्थापित करने की बात की गई है। और सामूहिक सुरक्षा की अगर बात करें तो सामूहिक सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेने का या सामूहिक सुरक्षा के संबंध में कार्रवाई करने का अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद को है। यानी कि सुरक्षा परिषद को सामूहिक सुरक्षा के तहत निर्णय लेने का और कार्रवाई करने का अधिकार सौंपा गया। किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शांति में संकट उत्पन्न होने वाले समय में सुरक्षा परिषद निर्णय करेगी कि सामूहिक सुरक्षा के तहत कार्रवाई करने की आवश्यकता है या नहीं। और सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्यों से सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत आक्रमण करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सभी प्रकार के आर्थिक संबंध, रेल, समुद्री, वायु, रेडियो, दूरसंचार आदि के माध्यम से अपने सारे संबंध या तो आंशिक रूप से तोड़ सकते हैं या राजनीतिक संबंधों को भी भंग करने की सिफारिश कर सकती है। यानी कि सुरक्षा परिषद आक्रमण करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध सभी प्रकार के अपने संबंध तोड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों से सिफारिश कर सकती है। उसके अलावा सुरक्षा परिषद आक्रमणकर्ता राष्ट्र के विरुद्ध हवाई से जहाज, जल या स्थल सेनाओं के द्वारा भी कार्रवाई कर सकती है, जो करना अनिवार्य हो या जो करना जरूरी दिखाई दे। और जब सुरक्षा परिषद सदस्य राष्ट्रों से सेना की या सशस्त्र सेनाओं की सहायता प्राप्त करती है, तो कोई भी सदस्य राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत अपनी सेनाओं या सशस्त्र सेनाओं की सहायता देने से मना नहीं कर सकता। न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्र, बल्कि वे राष्ट्र भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं, उन्हें भी सामूहिक सुरक्षा के तहत कार्रवाई करने या उनके सेना बल का प्रयोग करने का अधिकार भी सुरक्षा परिषद को है। लेकिन ऐसा निर्णय करने से पहले उन राष्ट्रों को सुरक्षा परिषद की बैठकों में शामिल किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की सैनिक स्टाफ समिति सामूहिक सुरक्षा के तहत सैनिक कार्रवाई करने की या अंतर्राष्ट्रीय सेना, वायुसेना या अंतर्राष्ट्रीय सेना की टुकड़ियां तैनात करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। सैनिक स्टाफ समिति के अंदर सशस्त्र सेनाओं के प्रयोग की योजना बनाई जाती है और सैनिक स्टाफ समिति में संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के जो मेंबर हैं, उन सदस्यों के सेनाओं के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल होते हैं। सेनाध्यक्ष मुख्य रूप से शामिल होते हैं और वो सेनाध्यक्ष सामूहिक सुरक्षा के तहत जो भी कार्रवाई की जाती है उसके संबंध में निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जो भी कार्रवाई जरूरी हो, सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा उसमें कुछ सदस्यों के सहायता से सुरक्षा परिषद का साथ दिया जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि सुरक्षा परिषद कई बार ऐसा होता है कि सामूहिक सुरक्षा के तहत जो कार्रवाई की जाती है उसमें कई बार सुरक्षा परिषद ऐसी कार्रवाई करने के लिए या कार्रवाई करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए काफ़ी देरी कर देती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत एक बात यह भी कही गई है कि अगर किसी भी देश पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है तो जिस देश पर आक्रमण हुआ है उस देश को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। यानी कि आत्मरक्षा के लिए आक्रमण करने वाले देश के ऊपर आक्रमण सहने वाला देश सैनिक कार्रवाई कर सकता है या उसके खिलाफ युद्ध की शुरुआत कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सुरक्षा परिषद को पहले सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन हमने ये ये संयुक्त राष्ट्र संघ के प्लेटफॉर्म पर ये देखा गया है कि सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई के दौरान बहुत बार ऐसा हुआ कि जो 5 महाशक्तियां हैं उनमें से किसी न किसी एक महाशक्ति के द्वारा वीटो पावर का प्रयोग कर दिए जाने के कारण या अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाए जाने के कारण सामूहिक सुरक्षा के तहत फैसला नहीं लिया जा सका। तब 1950 में महासभा ने एक शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया। शांति के लिए एकता प्रस्ताव से क्या मतलब है कि 1950 में उत्तर कोरिया ने चीन और सोवियत संघ की मदद से दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया, हमला किया। जब दक्षिण कोरिया पर 1950 में हमला हुआ तो सुरक्षा परिषद से सामूहिक सुरक्षा के तहत कार्रवाई करके उस युद्ध को रोकने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन क्योंकि सोवियत संघ और चीन का कोरिया को समर्थन प्राप्त था और
और उन दोनों को वीटो पावर या निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त होने के कारण सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के तहत कोरिया के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाई, यह कार्रवाई नहीं हो सकी। तब संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एकता प्रस्ताव पास किया, शांति के लिए एकता प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव के अंतर्गत ये फैसला लिया गया कि अगर कभी भी अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए संकट पैदा होता है या शांति भंग होती है और ऐसी परिस्थिति में सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा का प्रयोग करने में असमर्थ होती है, तो सामूहिक सुरक्षा के तहत सैनिक कार्रवाई करने का या सामूहिक सुरक्षा की पालना करवाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा विशेष अधिवेशन बुला करके उस कर्तव्य का पालन करने का अधिकार रखती है। और इसी एकता प्रस्ताव के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक विशेष अधिवेशन के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों को सैनिक टुकड़ियों दक्षिण कोरिया और मिस्र में भेजने के लिए कहा गया, जिसके तहत ये हम उम्मीद कर सकते हैं या ये कहा जाता है कि विश्व में तीसरा विश्व युद्ध टाला जा सका या तीसरे विश्व युद्ध से विश्व को बचाया जा सका। कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाई जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से की गई, उसमें कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाई निम्नलिखित है। सबसे पहले तो जो अभी बात हुई थी कोरिया संकट की, 1950 में रूस और चीन की मदद से उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया था, लेकिन सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत या वीटो पावर के तहत सुरक्षा परिषद इस संबंध में कार्रवाई नहीं कर पाई, तो महासभा की सहायता से शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया गया और महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों से दक्षिण कोरिया में सेनाएं भेजने के लिए कहा गया और 16 राष्ट्रों ने दक्षिण कोरिया में सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं तीसरा विश्व युद्ध रोका जा सका या युद्ध विराम की घोषणा की गई। इसी तरह सुएज नहर संकट के समय भी सुरक्षा परिषद सामूहिक सुरक्षा के संबंध में कार्रवाई नहीं कर पाई और महासभा द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्यों? क्योंकि सुएज नहर संकट के दौरान जब मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया 1956 में, और सुएज नहर महत्वपूर्ण रास्ता था व्यापार के लिए, यूरोपियन देशों के व्यापार के लिए, तो इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया था। अब जबकि ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, तो उनके द्वारा वीटो पावर का प्रयोग किया गया, निषेधाधिकार का प्रयोग किया गया कि ताकि सुरक्षा परिषद मिस्र में जो हमला हुआ उसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस के खिलाफ कार्रवाई ना कर सके। लेकिन महासभा के सहयोग से, महासभा के दखल से ब्रिटेन और फ्रांस पर दबाव बनाया गया और उन्हें अपनी सेनाओं को वापस बुलाने का स्पष्ट निर्देश महासभा की ओर से दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उस युद्ध को समय रहते रोक दिया गया और ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं अपने अपने राष्ट्र वापस चली गई। तो इस प्रकार से सुरक्षा परिषद हालांकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सुरक्षा परिषद प्रभावशाली कार्रवाई नहीं कर पाती। उस समय 1950 के बाद से कि जब से शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास हुआ, महासभा सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत शांति बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। उसके बाद आता है कि
कि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में जो कमियां हैं उसमें मुख्य कमियां क्या है? कमियां यही है जो हमारी अभी बात हुई कि कहीं ना कहीं वीटो पावर की वजह से महासभा एकमत नहीं हो पाती। इस वजह से सामूहिक सुरक्षा के तहत जो कार्रवाई होती है उसमें देरी हो जाती है। लेकिन 1950 में जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया गया उसके बाद से कहीं ना कहीं महासभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामूहिक सुरक्षा के तहत कार्रवाई करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सफल हो पाया। भारत की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि हम शांति चाहते हैं, किसी भी देश के साथ युद्ध करना नहीं चाहते और दूसरे देशों के साथ मिल करके कार्य करना हमारा एकमात्र उद्देश्य हो सकता है और किसी भी प्रकार की विश्व संरचना और विश्व में शांति स्थापना करने में भारत हमेशा सहयोग देगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत हमेशा से ही विश्व में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहा और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत विश्व में शांति स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में एक तरह से एक्टिव रोल प्ले किया। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की आलोचनाओं की अगर बात करें तो हालांकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत राष्ट्र संघ की बजाय ज़्यादा प्रभावशाली है और कहीं ना कहीं अपने उत्तरदायित्व को निभाया भी है, लेकिन यथार्थ में बहुत बार ऐसा हुआ कि अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा पाए। पामर और पार्किंस ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ये कहा भी है कि वास्तविक रूप से सामूहिक सुरक्षा न तो कभी प्रभावशाली साधन रहा है और न ही भविष्य में कभी प्रभावशाली साधन हो सकता, क्योंकि उन्होंने माना कि अफ्रीका में रंग भेद की नीति, सुएज नहर संकट के दौरान जो सुरक्षा परिषद असफल हुई सामूहिक सुरक्षा के तहत, उसमें कहीं ना कहीं सामूहिक सुरक्षा को सवालों के घेरे में ला दिया। इसी तरह से सामूहिक सुरक्षा में ये माना जाता है कि अगर महासभा द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था एक प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर एक सफल व्यवस्था नहीं हो पाती, या महासभा की वजह से ही कहीं ना कहीं सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को सफल बनाने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की अगर हम बात करें तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ से पाकिस्तान को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित करने की अपील बार बार की और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। इसी तरह 1962 के भारत और चीन युद्ध के समय में भारत ने ऐसी बात की कि चीन को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन इस बात को सिद्ध करना काफ़ी कठिन होता है कि किस प्रकार से किसी देश को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। पाकिस्तान और चीन दोनों को ही आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित नहीं किया गया और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उसके ऊपर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत युद्ध जो है वो किसी एक क्षेत्र से सीमित न रह करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है। जब किसी एक शक्तिशाली राष्ट्र के विरुद्ध अगर विश्व के प्रमुख राष्ट्र एकजुट होते हैं तो ये संभावना बनी रहती है कि ये एक बड़े विश्व युद्ध का रूप धारण ना कर ले। तो इसलिए भी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की आलोचना
की जाती है। तो मुख्य रूप से हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा के बारे में क्या व्यवस्था की गई है, इन चीज़ों के बारे में बात की। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि हालांकि सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के जो कार्रवाई करने की बात आती है उसमें काफ़ी सारी कमियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत ने कहीं ना कहीं महासभा के सहयोग से और सुरक्षा परिषद के सहयोग से दुनिया को या विश्व को तीसरे महायुद्ध से बचाने में अभी तक सफलता प्राप्त की है और विश्व में शांति स्थापित करने या शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था व्यवहारिक रूप से अधिक प्रभावशाली, उपयोगी तथा शक्तिशाली अगर बन पाएगी तो इसमें मानव सभ्यता की ही भलाई है, मानव सभ्यता का ही विकास हो सकता है। नहीं तो अगर सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ शांति स्थापित करने में सफल नहीं हो पाता तो विश्व को तीसरे युद्ध से बचा पाना कहीं ना कहीं काफ़ी मुश्किल प्रतीत होता, असंभव दिखाई देता। तो इसलिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही प्रभावशाली साधन है जिसके तहत विश्व में शांति स्थापित करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई जा सकती है। आज के लिए इतना ही।